जी हाँ, अब आपको हम यूक्रेन के मैप के जरिए दिखाते हैं कि पुतिन के बॉम्बर्स ने आखिर कहां-कहां पर अभी तक टारगेट किया है, कहां-कहां पर बारूद बरसाए हैं। आपको एक मैप के जरिए हम दर्शाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अटैक किस जगह पर रहा। अब देखिए जरा, ये यूक्रेन का हिस्सा है, जो आपको ये पूरा रेड एरिया नजर आ रहा है, दरअसल ये यूक्रेन है, कीव राजधानी, जहां पर निशाना साधा रूस ने। इसके अलावा जाइटोमिर हो, विनित्सा हो, ओडिशा हो, डेनेप्रो हो, माइकोलाइव हो या खैरसोन, ये तमाम वो इलाके हैं, यानी कि वो तमाम मुख्य इलाके हैं जहां पर टारगेट किया रूस ने। यूक्रेन के हर इलाके को एक तरह से टारगेट करते हुए ये हमले किए गए हैं। डेनेप्रो हो, माइकोलाइव, खैरसोन की क्या तस्वीर नजर आई थी वो हमने देखा था। ओडिशा में भी जमकर एक के बाद एक मिसाइल दागे गए। पहले शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि कीव शायद टारगेट से दूर रहे रूस के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई रणनीति के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ में जो हमले किए गए और एक बार नहीं कई बार मिसाइलें दागी गई। लगभग 1 साल होने को आया है इस पूरे हमले को लेकर। इसी बीच जो बड़ी खबर है, रूस ने पूरे यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए हैं। राजधानी कीव पर 15 मिसाइलें दागी गई। जी हाँ, ये वो कीव जहां पर 15 मिसाइलें दागी गई थी। इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक भी जमकर की गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने 15 से ज्यादा रूसी ड्रोन गिराए हैं। कई जगहों पर यह अटैक किए। यूक्रेन ने 15 जगहों पर अटैक किए तो कई जगहों पर रूसी मिसाइलों को भी मार गिराया है, यानी कि रिटेलिएट किया है। रूस ने 295 बॉम्बर से भी अटैक किया, जिसका जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया गया। रूस के मरमंस्क से जो है ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और ओडिशा पर भी कैलिबर मिसाइल अटैक किया गया, जो मैप के जरिए अभी हमने आपको समझाया था। ब्लैक सी से अगले बड़े हमले की आशंका जो है वो जानकार जता रहे हैं। रूस का शाही ड्रोन लॉन्च बेस अब एक्टिव हो चुका है और माना जा रहा है कि ये बहुत एक अलग हमले के स्तर को लेकर जाएगा। फुल एक्शन में रूसी एविएशन नजर आते हैं। यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमले की आशंका के चलते कई जगहों पर पावर सप्लाई अभी से ही बाधित नजर आती है। पावर सप्लाई बंद कर दी गई है, तो अभी भी हमले की तस्वीर नजर आती है। ये आपने देखा, लेकिन अब आपको न्यूक्लियर, ये कहा जाए बॉम्बर की ताकत दिखाते हैं। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर आखिर कितना ताकतवर है। दरअसल बताया जा रहा है कि इसकी जो, अगर हम बॉम्बर Tu-22M3 की बात करें तो इसमें कुल 4 क्रू मेंबर्स की जगह है। टॉप स्पीड की बात करें तो 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है और 5100 किलोमीटर तक की इसकी अटैक रेंज है। यानी कि अगर ये अपना कोई टारगेट साधे तो कितना सटीक ये अभेद्य होगा, समझ सकते हैं। अगर हम ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 7000 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज है इसकी। सुपरसोनिक स्पीड, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की अगर बात करें वो भी अपने आप में इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। यानी कि पुतिन जो लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत की बात कर रहे थे, तो ये अपने आप में उसे दर्शाता है। इसी बीच जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के लगभग हर प्रांत पर मिसाइल अटैक की खबर है। कीव, डेनेप्रो, खैरसोन, माइकोलाइव में बड़े हमले किए गए हैं। और पिछले अगर 2 हफ्तों की बात देखें तो 2 हफ्तों के बाद में ये रूस का ये लार्ज स्केल अटैक नजर आता है, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलता है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से निशाने पर यूक्रेन नजर आया है। पूरे यूक्रेन के जो प्रमुख स्थल है वहां पर इसी तरह से ये मिसाइल अटैक किए गए हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि जो कोल्ड वॉर है वो एक अलग स्तर पर जाएगी, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। तो आपने यहाँ पर देखा हमले की तस्वीरें और मेरे साथ में अब रिटायर्ड विंग कमांडर सतीश वर्मा जी मौजूद हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये रूस और यूक्रेन युद्ध जिस तरह से अब एक अलग लेवल पर जा रहा है और अब हर शहर को जिस तरह से तस्वीर, ये कहा जाए हमले की तस्वीर नजर आई, क्या नजर आता है, किस लेवल पर जा रहा है अब ये पूरा युद्ध? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था
24 फरवरी को, तो 26 फरवरी को मैंने राष्ट्रीय टीवी से इस बारे में डिस्कस किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध की जो योजना है, रणनीति है, वो एक अहम मुद्दा होती है। जब एक बार युद्ध शुरू हो गया, आप सबको मालूम है कि दो सुपर पावर हैं, अमेरिका, रशिया। एक्चुअली सही मायने में ये वॉर इन दोनों के बीच में है। उसको आप नाटो सपोर्टेड है, यूएसए, और दूसरी तरफ जहां पर हम यूक्रेन का सवाल पैदा होता है, यूक्रेन बीच में गोरिल्ला वारफेयर पर आया था, लेकिन यूक्रेन के रिसोर्सेज अब डिप्लेट हो चुके हैं। पहले ये धौंस दी जा रही थी कि रशिया सुपर पावर है, 48 घंटे में इस युद्ध को समाप्त कर देगा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर पोलैंड और जर्मनी के रास्ते से अगर अमेरिका ने नाटो फोर्सेस से मटेरियल, मैन, टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, अगर कोई भी मदद भेज दी तो ये लंबा चलेगा। और अब पोजीशन वही हो गई है कि होते होते जब आप इसके वार जोन की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पूरे यूक्रेन में अब कीव सुरक्षित नहीं है। बीच बीच में जैसे भी आदमी इसमें वॉर की तरफ रशिया बढ़ा है, तो सबसे पहली बात, रशिया का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा था, क्योंकि रशिया के पास जो भी हथियार थे वो कन्वेंशनल वारफेयर के हथियार ज्यादा थे, वो मिसाइलें थी, वो टैंक्स थे, जिसका पूर्ण ज्ञान यूक्रेन की फोर्सेस को था। वहां की जो भी कमांडो फोर्सेस थी वो इससे बखूबी वाकिफ थी कि वो कौन से, इसलिए सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम, जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको क्रिपल किया गया। लेकिन यूक्रेन ने एक गोरिल्ला वारफेयर के थ्रू जो मेन टेक्नोलॉजी लगाई कि उन्होंने छोटे छोटे पॉकेट्स में एयर डिफेंस सिस्टम को रिचार्जेबल पोजीशन पर ले आए, और उसकी वजह से उन्होंने इग्ला जैसी मिसाइलें, शोल्डर लॉन्चर मिसाइल्स को ज्यादा यूज किया, जो गोरिल्ला वारफेयर की एक ट्रिक होती है। लेकिन रशिया जिस तरह से उसने अपने आयुध, अपनी युद्ध सामग्री, अपने टैंक्स और अपनी मिसाइलों का जितना जखीरा उसके पास था उसको खोया। लेकिन खैरसान युद्ध के दौरान रूस को भी बीच में 2 बार ऐसी मात झेलनी पड़ी है, जिससे कि रूसी सेना के हौसले पस्त हो गए। और सर यही वजह है कि अब शायद यूक्रेन को अगर कई देश अगर हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो रूस अब बौखलाया हुआ है, और ये भी लग रहा है कि क्या अब रूस उन्हें पे भी टारगेट करेगा जिस तरह से यूक्रेन पर किया जा रहा है। इस पर भी मैं आऊं, लेकिन उसके पहले एक जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के खार्किव से ये खबर है। बताया जा रहा है कि खार्किव में रूस ने जमकर हमले किए और इसकी वजह से यहाँ पर लोग दहशत में है। बताया जा रहा है कि स्थिति ऐसी है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन की शरण में है। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। वीडियो में मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग छिपे हुए नजर आते हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, और अब तो खासतौर से जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी नहीं बख्शता है रूस। और ये तस्वीर एक बार नहीं कई मर्तबा नजर आई कि लोग इस तरह से डरे सहमे हुए अलग अलग जगहों पर, ये कहा जाए, शरण लेते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर तो बंकर्स हो या फिर इसी तरह की तस्वीरें हो। सर क्या लगता है कि अब ये तस्वीर बहुत आम हो गई है, या फिर अब क्योंकि अब आम पब्लिक को अगर टारगेट कर रहा है रूस, अब ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या मैसेज है? अब ये सिर्फ आर पार की लड़ाई है? देखिए, सबसे पहला बिंदु उसमें आता है कि वार की 3 स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज के अंदर कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन को या ऐसी संस्थाएं जो विश्व स्तर पर हैं, उसको रूस एंटोगनाइज नहीं कर सकता था। इसलिए हॉस्पिटल्स हैं या जो भी ऐसे न्यूक्लियर स्टेशंस हैं या जहां पर आम पब्लिक है, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, उनको टारगेट पर नहीं रखा। लेकिन ग्रेजुअली जब ये एट्रोसिटीज बढ़ती चली गई तो धीरे धीरे अब रशिया को कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करवा दिया है नाटो फोर्सेज ने कि वो अब इसको सेकंड स्केल पर ले जाए। और सेकंड स्केल पर जब रशिया इस वार को ले गया है, उसको कुछ मदद ईरान से मिली, चाहे वो ड्रोन के रूप में आई या उसके साथ में अब उसको दूसरे उसके रूप में आ रही है। रशिया ने रेसिप्रोकेट किया। हमें इस बात को समझना होगा, यहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए कहीं न कहीं इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ अगर आप रशिया को देखेंगे, रशिया अब इसको डू और डाई सिचुएशन में लेकर आ गया है। तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप जहां पर पहले बात हुई है, डिस्कशन हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज करके नाउ
मरता क्या नहीं करते वाली सिचुएशन की बात नहीं है। यहाँ एक न्यूक्लियर पावर की प्रेस्टीज दांव पर लग गई है। बिल्कुल सर, और ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि अब तो ये बात क्लियरली नजर भी आती है कि जब यूक्रेन पर जो अब सपोर्ट करेगा वो एक तरह से रूस का भी दुश्मन होगा। ये अब नजर आता है स्पष्ट, जिस तरह से अब जो वॉर एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आते हैं।